नहीं है, मृणाल पटेल अनअकैडमी में पढ़ा भी रहे हैं अभी वो, और उनके अपने लेक्चर्स काफ़ी पहले से हैं, वो सिविल सर्विस एस्पिरेंट रहे और लगभग 10-12 साल से साइड बाइट चल रही होती है। तो मृणाल के इकोनॉमी के लेक्चर्स किसी बिगिनर के लिए भी बहुत अच्छे हैं। किसी बिगिनर को इकोनॉमी समझना हो, बैंकिंग समझना हो, या जो लोग पहले मेरे से पढ़ चुके हैं उनको वैसे दिक्कत नहीं होगी बैंकिंग में, तो समझ में आ गया होगा। तो अपने से कोई पढ़ रहा है तो यूट्यूब पे मृणाल के लेक्चर्स में रिकमेंड कर रहा हूँ, वो ठीक है, क्योंकि यूट्यूब वगैरह पे इतने सारे लेक्चर मैं सबको रिकमेंड नहीं करता, जो अच्छे हैं उन्हीं को बता रहा हूँ, जो अच्छे लेक्चर हैं उन्हीं को बता रहा हूँ। मृणाल का इकोनॉमी का पार्ट अच्छा है, वो देख सकते हैं, अपने से ही हो जाएगा, कोई खर्चे की बात नहीं उसमें। अब इसमें क्या सब्जेक्ट, एनवायरनमेंट। अब देखो एनवायरनमेंट का वेटेज एग्जाम में बहुत आ रहा है, हर एग्जाम में कोई पेपर उठा लो, चाहे वो सिविल सर्विसेज हो, इसी बार कितने क्वेश्चन आ रहे। लाइफ साइंस वगैरह तुम लोगों को पढ़ा के भेजा था मैंने क्वेश्चन, स्नेक, गोवा और ग्रीन एनाकोंडा बताया था, पीपी पैरस, लाइफ साइंस में पढ़े होंगे पीपी पैरस, इसी बार का क्वेश्चन सिविल सर्विसेज का। हेपेटाइटिस पढ़ाया था कि हेपेटाइटिस में ए बी सी 3 टाइप के होते हैं, और ए वाला जॉन्डिस होता है, उसमें वैक्सीन नहीं होता, बी वाला लीवर कैंसर कराता है पर उसका वैक्सीन है। सिविल सर्विसेज का 19 का क्वेश्चन है प्रीलिम्स का। कितने सारे क्वेश्चन बता के भेजे हुए थे, सिविल प्रीलिम्स में बहुत सारे क्वेश्चन आ गए उसी में से। तो एनवायरनमेंट के लिए तो आप चाहे सिविल सर्विसेज देना हो चाहे कुछ भी देना हो। अब क्लास यहाँ सिविल्स की क्लास तो मैं नहीं करा पाऊंगा, पर सिविल होगा तो दिल्ली में होगी, और उसके नोट्स मैंने पेज पे डाल रखे हैं। मेरे पेज के ऊपर सिविल सर्विसेज कॉपी एनवायरनमेंट की पड़ी हुई है। एनवायरनमेंट किसी भी एग्जाम के लिए वो मोर देन इनफ है, किसी भी एग्जाम में एनवायरनमेंट आता हो, सिविल्स के लिए तो बहुत है, ज़्यादा है डाटा, ईएस के लिए पढ़ोगे तो ज़्यादा है, ईएस के लिए वो कॉपी ज़्यादा पड़ेगी आपको, ज़्यादा दिखेगी। सिविल्स के लिए वो नोट्स बहुत है, कोई भी सिविल्स की तैयारी कर रहा हो ले जाकर वही कॉपी पकड़ा दो, एनवायरनमेंट बता देगा क्या कवर किया क्या नहीं किया, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से कवर हो जाता है, स्पीसीज वगैरह सब उसमें मिल जाएगा। तो एनवायरनमेंट के लिए जो नोट्स मेरे वाले हैं वो काफ़ी है। क्लास जो मैं करा रहा हूँ, क्लास कर लोगे तो ईएस में भी उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ईएस में तो वहीं से क्वेश्चन आएगा, 3 साल पेपर नया वाला हो चुका है, उससे भी देख लोगे आप। तो सिविल्स के लिए तो मैं भी कमिटमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि पटना में बहुत ज़्यादा कोई 2-3 महीने तो रह नहीं पाऊंगा, पर जो यहाँ पे जैसे मुझे कराना है, तो मेरी जो बात हुई थी ब्रीफ वगैरह से, इसमें 2 चीज़ें मैं कवर कराऊंगा अगर यहाँ पर स्ट्रेंथ होती है। क्योंकि पटना मैंने इसलिए प्लान किया था कि जब मैं पहले आरआरबी वगैरह के बैच पढ़ाता था तो लगातार मेरे से बच्चों ने ये डिमांड की थी कि सर यहाँ पर कोई अच्छा इंस्टीट्यूट नहीं मिल रहा जीएस के लिए, जीएस में हमें दिक्कत है। तो 50 सीटें मैंने पहले ही फ्री अनाउंस कर दी थी यहाँ फॉर्मुलेटर के लिए, इन लोगों ने पूरा सपोर्ट भी किया, अनाउंस भी कर दिया, लिस्ट जारी भी कर दी गई है। उसके बाद 50 सीटें फ्री हो गई थी, वो रजिस्ट्रेशन वगैरह सब आ गए, जमा हो गए कागज सारे। उसके बाद फीस बहुत नॉमिनल रखी गई थी, क्या क्या था वो, एसएससी वाले का कितना था, 4000 इंक्लूडिंग जीएसटी है, ठीक है, और ईएस वाला भी क्या था 10 के आसपास था। हाँ, तो दिल्ली वाले ने भी लगभग इतना ही रखा है, जो नया बैच शुरू की है। बाकी इंस्टीट्यूट से लगभग 2.5 गुना कम रखा है, तो आपने भी सही रखा है, उसमें दिक्कत नहीं है। पर देखो मेरा कमिटमेंट मैं आपको पहले ही बता दूं, मैं अपनी तरफ से बोल दूं कि मैं क्या कवर कर पाऊंगा। एसएससी या बीपीएससी का कंबाइंड बैच ही बनेगा, अगर बनेगा तो एसएससी बीपीएससी कंबाइंड बनेगा। उसमें अगर स्टूडेंट ठीक ठाक होती है तो मैं उसमें करा पाऊंगा जीके, करंट इकोनॉमी एक टॉपिक इकट्ठा, जीके, करंट अफेयर, इकोनॉमी, ये तीनों कंबाइंड एक टॉपिक हो जाएगा। ये लगभग चलेगा 35 से 40 घंटे जो मैं पढ़ाऊंगा इस एरिया को, अगर तो 35 से 40 घंटे पढ़ाऊंगा जीके, करंट इकोनॉमी कंबाइंड। दूसरा टॉपिक मैं करा दूंगा इसमें लाइफ साइंस, बायो वाला पार्ट, और उसमें एनवायरनमेंट कुछ कवर कर दूंगा। तो जो बायो वाला पार्ट है एनवायरनमेंट, ये काम ऐसा कर सकते हो कि ईएस वाला जो बैच है, ईएस का जो बैच चलाएंगे उसमें बीपीएससी एसएससी के बच्चे को भी अलाउ कर सकते हैं एनवायरनमेंट पढ़ने के लिए, तो एक ही बार में वो पूरा पढ़, जो जब ये ईएस वाला बच्चा एनवायरनमेंट पूरा पढ़ ही रहा है तो साथ में अगर एसएससी बीपीएससी वाले को भी अलाउ कर दे तो एनवायरनमेंट एक ही बार पूरा पढ़ लेगा, है ना। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है एनवायरनमेंट, क्योंकि मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ाना चाह रहा हूँ, हर एग्जाम में आ रहा है तो बार-बार तुम्हें किताब के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। तो इतने टॉपिक मैं कमेंट कर सकता हूँ। देखो एसएससी बीपीएससी कंबाइंड वाले में जीके, करंट इकोनॉमी प्लस बायो, और ईएस वाले में एनवायरनमेंट में अलाउ कर देंगे तो ये भी कवर हो जाएगा। इतना टॉपिक मैं करा पाऊंगा, क्योंकि अब कराने को अगर मैं पूरा जीएस कराने बैठूंगा, हिस्ट्री पॉलिटी सारा कराने बैठूंगा तो फिर मुझे कम से कम 1.5 महीना ही रहना पड़ेगा, उतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। पर जो जीके, करंट इकोनॉमी कराता हूँ मैं, उसमें पॉलिटी हिस्ट्री इंटरलिंक करके पढ़ाता हूँ, तो बहुत सारा डाटा तुम्हारा वहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं हिस्ट्री पॉलिटी के, इसी में कवर हो जाते हैं। सब्जेक्ट आपका अलग चलेगा, हिस्ट्री पॉलिटी एज अ सब्जेक्ट अलग से चलेगा, पर मैं जो जीके, करंट वगैरह डील करता हूँ उसमें लिंकिंग कर करके वो सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। अलग से सब्जेक्ट जो कराएगा वो कराएगा, मेरे वाले में ये है कि जब मल्टीपल सब्जेक्ट में डील करता हूँ तो लिंकिंग कर देते हैं, लिंकिंग करने से एक ही जगह पे बहुत सारे सब्जेक्ट आ जाते हैं। इसीलिए तुम कह रहे थे कि तुम्हें बीपीएससी में इतने क्वेश्चन मिल गए, आरआरबी में इतने सारे क्वेश्चन मिल गए, क्योंकि मैंने पॉलिटी भी लिंक कर रखा था, हिस्ट्री भी लिंक कर रखा था, सारे क्वेश्चन एक जगह दिखा दिए थे।
यही रीज़न था। ईएस वाले में मैं कमिटमेंट अभी कर पाऊंगा 2 से 3 टॉपिक। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि जो मैं करा पाऊंगा, मैं इन्वायरमेंट करा दूंगा, करंट अफेयर करा दूंगा, इन्वायरमेंट करंट करा दूंगा, आईसीटी में ट्राई कर लूँगा। ये 3 टॉपिक मैं करा सकता हूँ, इन्वायरमेंट, करंट, आईसीटी। क्योंकि दिल्ली में एक बैच में 15 तारीख से अनाउंस किया मैंने। अभी जो क्लास होगी 10 से लेके 14 तक 5 दिन लगातार क्लास चलेगी, 8 से 2। हो सकता है शाम में भी क्लास चलेगी। 7-8 घंटे पढ़ाऊंगा मैं 5 दिन, 10, 11, 12, 13, 14, 5 दिन। इसमें 7-8 घंटे पढ़ा के जाएंगे, कोशिश करेंगे कि एक टॉपिक कंप्लीट कर जाए। जीके करंट इकोनॉमी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो देखेंगे, पहले उसको कर लेंगे, क्योंकि वो 35-40 घंटे का है। अगर 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा, एक क्लास बचेगी तो फिर आने के बाद करूँगा। और 10 दिन के गैप के बाद, 10 से 12 दिन के बाद फिर जब मैं दोबारा आऊँगा तो कंप्लीट करके जाऊँगा। पहले मैं क्लियर कर रहा हूँ शेड्यूल जो मेरा है उसके हिसाब से। तो जो भी एडमिशन लेगा उसके अकॉर्डिंगली आप एडमिशन लेना। कोई भी फॉल्स कमिटमेंट मैं नहीं कर रहा हूँ। 5 दिन में अभी करा के जाऊँगा 10 से 14। उसके बाद 10 से 12 दिन के बाद जब मैं आऊँगा दिल्ली वाला एक बैच कंप्लीट करके, तब फिर मैं 8-10 दिन रहूँगा, उसमें फिर बचा कुछ सारा कंप्लीट करूँगा। मेरा वाला जो एरिया है, जो मैंने सब्जेक्ट बोले हैं वो फिर 8-10 दिन में कंप्लीट करूँगा। ठीक है, अब यहाँ तक भी सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब किसी को कोई डाउट हो तो पूछे, अब किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बताएं। बिल्कुल सही तुमने क्वेश्चन पूछा। गेट में दिक्कत तो नहीं है, दिक्कत ये आती है गेट में भी मिनिमम पासिंग तो रखता है। गेट में ही बोलते हैं ना क्वालिफाइड नॉट क्वालिफाइड, कई बार 25 नंबर क्वालिफाई हो जाते हैं, 18 आ गया तो नॉट क्वालिफाइड। ईएस में इन्होंने नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, तो सही पॉइंट उठाया। ईएस में नोटिफिकेशन में लिखा नहीं है, पर अगर तुम आरटीआई लगा के पूछोगे तो जवाब आएगा 15% मिनिमम क्वालिफाइंग क्राइटेरिया ईएस में भी है। कट ऑफ कंबाइंड है, थ्री की जो कट ऑफ आएगी ईएस में 200 नंबर जीएस पेपर 1 और 300 नंबर का टेक्निकल, 500 नंबर का हो गया। 40% वेटेज फ्री में पेपर 1 का है, 60% टेक्निकल का है, 15% मिनिमम क्वालिफाइंग अभी भी। मतलब अगर तुम कंबाइंड कट ऑफ मान लो 500 में से गया 280, 500 में से कट ऑफ मान लो 280 गई, टेक्निकल में तुम ले आए 270 और जीएस में तुम लाए 12 नंबर, तो कट ऑफ से ऊपर, पर इंडिविजुअली मिनिमम क्वालिफाइंग पार नहीं थी। फिर सुनो बता रहा हूँ, जीएस का जो पेपर है 200 नंबर का, टेक्निकल 300 नंबर का प्री में, तो कट ऑफ तो दोनों की कंबाइंड करेगी, दोनों की कंबाइंड कट ऑफ आएगी, कट ऑफ अलग अलग नहीं है, पर दोनों ही पेपर में एक सेक्शनल पासिंग मार्क्स रखे गए। जब वो पासिंग मार्क्स क्रॉस होंगे तब कंबाइंड कट ऑफ लिखी जाएगी। नहीं समझ पाए? तो नहीं समझ पाया तो पता है, कट ऑफ कंबाइंड है दोनों का, पर एक सेक्शनल पासिंग मार्क्स दोनों में रखे गए हैं। जैसे कि जीएस में 200 नंबर का पेपर है, 15% क्वालिफाइंग है, मतलब 30 नंबर से कम अगर आया तो कॉपी आगे चेक ही नहीं होगा। टेक्निकल कितना भी अच्छा किए हो तो चेक नहीं होगा, सेक्शनल पास होना जरूरी है। 30 नंबर जीएस में, 45 नंबर टेक्निकल में, ये थ्रेशोल्ड है, मिनिमम लिमिट है। इसके ऊपर जाओगे तब कंबाइंड कट ऑफ लिखी जाएगी। क्लियर है ना ये बात? 15% रखा गया है, पहले भी था वो, तो नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन नहीं करते, आरटीआई लगाओगे तो बताएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिकल का एक बच्चा था 2012 में यही गलती किया था, टोटल मार्क्स उसके कट ऑफ से ऊपर थे, जो जीएस पुराना पेपर होता था उसमें नंबर कम लाया था, उसी बेसिस पर रिजेक्ट हुआ था। अगर वो पास हो जाता तो अच्छा खासा रैंक होता। ये हो चुका है पहले केस। ठीक है, अगला क्या पॉइंट है बताओ? मिनिमम क्वालिफाइंग है 15% अभी भी, तो जीएस मिनिमम 30, टेक्निकल मिनिमम 45 चाहिए। अगला कोई डाउट किसी को? बोलो। बेटे टॉपर को सुनना नहीं चाहिए, टॉपर को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। आधे टॉपर झूठ बोलते हैं, वो अपने आप को आइडियल सेट करने के चक्कर में ऐसी बातें बोल देंगे इफेक्ट। टॉपर वाले में मैं बताऊं तुम्हें, देखो कैसे, जब तुम क्लास करते हो, ईएस वगैरह का सिलेबस इतना ज़्यादा है कि 8-8, 10-10 घंटे क्लास करते थे। घर जाके पढ़ोगे, कॉपी रिवाइज करने में 4-5 घंटा लगेगा। फिर वो क्या कहते हैं, मैं इस सब्जेक्ट की ये 3 किताबें पढ़ाता, अगले सब्जेक्ट में 2 किताबें और पढ़ाता, तीसरे में 3 और। अरे यार 10 महीने की तैयारी में तो क्लास भी कर लिए 8-8, 10 घंटे, नोट्स भी बना लिए, किताब भी पढ़ लिए। फिर कहता है कभी कभी मैं फ्रस्ट्रेट होता था, एपीजे अब्दुल कलाम की मोटिवेशनल बुक पढ़ता था। कब पढ़ते थे? सब फर्जी बात है। जब वो तैयारी कर रहे होते हैं तब वो नॉर्मल कैंडिडेट होते हैं, और जब वो टॉप कर जाते हैं भीड़ के सामने, खुद को आइडियल सेट करने के चक्कर में झूठ बोल देते हैं।
10% टॉपर सही बताता है, 10% टॉपर सही बताता है। पर अगर वो सही बता देगा ना, तुम्हें लगेगा अरे इतना थोड़ा सा पढ़ने से टॉप कर गया, तो तुम ही कह दोगे थोड़ा सा पढ़ के टॉप कैसे कर गया, कुछ गड़बड़ हो गया होगा। तो वो इतना बता देता है कि मैं टॉप ऐसे किया हूँ, जो रियल उसने किया नहीं है, खुद को आइडियल बताने का चक्कर में। कभी 2-4 ट्रिप टॉपर की सुनना, जितना तुम कर सकते हो उतना ही किसी ने किया है। जो जितना तुम, अगर तुम मेहनत से पढ़ रहे हो, फेसबुक नहीं चला रहे हो, मेहनत से पढ़ रहे हो, जितना तुम कर सकते हो उतना उसने भी किया होगा। तो जो तुम कर पा रहे हो, जितनी तैयारी तुम्हारी चल पा रही है, वो भी उतना ही किया है। और जो तुम नहीं कर पा रहे, समझ लो वो झूठ बोल रहा है, उसने भी नहीं किया। वो भी तुम्हारी तरह क्लास में बैठा था, इतना ही पढ़ता था, टॉप होने के बाद 1-2 इंटरव्यू को देख के कॉपी कर दिया, छाप दिया। आ रहा है कुछ समझ? और 4 इंस्टीट्यूट में उनकी फोटो लगी होती है, तो एक ही साल में 4 जगह कोचिंग किए थे क्या? 4 इंस्टीट्यूट में फोटो होती है, एक साथ 4 जगह कोचिंग की है, इसका मतलब 24 घंटे थे ना यार। तो सब फर्जीवाड़ा। एक शब्द में कहा जाए, सब बकवास है। बाहर की दुनिया जितनी आलीशान दिखती है, वो अंदर से उतनी है नहीं, अंदर खोखली है। कुछ शब्द मेरे लग रहे होंगे सर क्या बता दिए, तो पूरा एक्सपोज किए जा रहे हैं। कोई तुम्हारा फायदा होता हो, बाकी दुनिया कहीं जाए। मेरा बस एक प्रायोरिटी है कि जो स्टूडेंट है वो बेनिफिट में रहे, उसके कैरियर का सवाल है। बाकी कौन क्या कहता है उसको कॉपी नहीं करना चाहिए, और चमक धमक की दुनिया जो बाहर दिख रही है उसको पढ़ना नहीं चाहिए। टॉपर को तुम फॉलो करके करो, 2 महीने तुम फॉलो करके देखना, सर पकड़ के बैठ जाओगे कि कुछ आउटपुट आ ही नहीं। जो लोग फॉलो किए होंगे उनको पता होगा, जो किताबों रिकमेंड करते हैं जरा पढ़ के देखना। कंपटीशन रेफरेंस बुक पढ़ के निकलता है क्या? नहीं। रेफरेंस बुक का पर्पस क्या होता है? जब तुम प्रीवियस ईयर पेपर लगाने बैठो, जिन टॉपिक में तुम अटक जाओ कि कोचिंग किए थे तो भी नहीं बन रहा, रेफरेंस बुक का पर्पस यही होता है कि प्रीवियस ईयर पेपर तुम लगाने बैठे, कुछ क्वेश्चन में तुम अटक गए, तो फिर कॉपी पढ़ो, कोचिंग किए तो कॉपी पढ़ो, देखो कॉपी पढ़ के समझ आया कि नहीं। क्या पता कॉपी में भी ना हो, कोचिंग में कोई स्टडी मटेरियल दिया होगा, उसमें देख लो, उसमें भी अगर डाउट है तब उस सब्जेक्ट की कोई अच्छी किताब उठाई जाती है, और केवल उस टॉपिक को पढ़ने के लिए, पूरी किताब नहीं। पहले भाई कोचिंग की अगर कोचिंग क्लास देखोगे क्या पढ़ाया था, फिर स्टडी मटेरियल देखोगे, उससे भी नहीं क्लियर हुआ तो अच्छी रेफरेंस बुक कोई है बेस्ट किताब, सिर्फ उसमें से वो टॉपिक पढ़ लो जो प्रीवियस ईयर में क्लियर नहीं हुआ। ठीक है, पूरी बात इतना ही रेफरेंस बुक का पर्पस होता है, पूरी किताब नहीं। बोलो। स्टैंडर्ड क्वालिटी और मटेरियल साइंस की कोई बुक एक ही जगह पे सारा देखो अवेलेबल है नहीं। मटेरियल साइंस का जो स्टैंडर्ड है, करिस्टर ये किताब आती है मैकेनिकल में, तो करिस्टर पूरी कहाँ से पढ़ोगे? पूरी करिस्टर कहाँ से पढ़ोगे? कुछ नोट्स में रिकमेंड कर दूंगा, क्लास के बाद मेरे से पूछना, वो पढ़ेंगे। कुछ नोट्स में रिकमेंड कर दूंगा क्लास के बाद, वो पढ़ेंगे। ठीक है। गेट सेकंड ईयर का तो गेट सब्जेक्ट उतने अच्छे कर लो, जब तुम आगे जाके ईएस देने लगो तो वो सब्जेक्ट तुम्हें दोबारा ना पढ़ने पड़े, उनमें इतनी कमांड हो, क्योंकि ईएस एकदम से लाद दोगे तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। गेट में एक ही करके पढ़ना है, पहले उसको करो। बेटा सेकंड ईयर में कोचिंग क्या करो? कॉलेज का काम कम होता है क्या? नहीं ना, बस कॉलेज में मैनेज करना है। कोचिंग अगर करो तो 4th ईयर अपियरिंग से कर सकते हो, सेकंड ईयर से कोचिंग नहीं, 4th ईयर अपियरिंग से कर सकते हो। तो 1 साल तुम्हारा अपियरिंग हो गया, 1 साल तुम्हारा पास होने के बाद हो गया। आजकल तुम्हारे आईआईटी में देख ही रहे हो कि 5वीं क्लास से आईआईटी की तैयारी चल रही है, दूसरी क्लास से कई बार बच्चा बेचारा पेट में ही है, एनरोलमेंट हो जा रहा है, पैदा होगा तो क्लास जाएगा आईआईटी। हम लोग जब पढ़ते थे तो हमें तो याद नहीं कि 12th तक तुमको पता भी नहीं था जेईई की तैयारी होती है। कोचिंग इंडस्ट्री है, बिजनेस है ना, और कंपटीशन थोड़ी अलग चीज है। एक लाइफ के लिए जीने के लिए कम से कम जिंदगी आती जी ले। पहले 5वीं क्लास के बच्चे को आईआईटी की तैयारी करवा तो बचपन छीन लिया तुमने। जिसने तुम्हें भेजा है ना, उसने तुम्हारा दाल रोटी का इंतजाम करके भेजा है। पहले जिंदगी भी जी लो, एंजॉय भी कर लो, और तैयारी 1-2 साल 3 साल कर लो, बहुत है। पूरी जिंदगी तैयारी खराब नहीं करनी है। पूरी जिंदगी खपा के कुछ बन गए तो क्या बन गए, पूरी जिंदगी बेकार कर ली, फिर वहाँ फ्रस्ट्रेट हो रहा है मैंने लाइफ में कुछ किया। ठीक है, 2 साल की तैयारी बहुत है। पहले साल में कई बार कुछ कमी रह जाती है तो उसको फिर अगले साल भी देना चाहिए। एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी सुन लो, पहले साल तैयारी जब करते हो जितना एनर्जी लेवल आपका हाई होता है वो अगले साल में नहीं होता। घर बैठते हैं फ्रस्ट्रेशन आने लगेगा, डीमोटिवेट होने लगते हैं। इंजीनियर कभी, एक बात सुन लो, आज की नई जनरेशन में बड़ी दिक्कत है, सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डीमोटिवेट हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, हेजिटेट हो जाते हैं। इंजीनियर कभी फ्रस्ट्रेट, डीमोटिवेट, हेजिटेट, नर्वस होते ही नहीं है। इंजीनियर वो है जो वाइवा में जाने के पहले दोस्त ने बताया इस सब्जेक्ट का वाइवा हो रहा है, रूम में गया, वाइवा दे आया,
आंख बंद करके अंग्रेजी में आंसर किया बहुत स्पीड से, जितना जानता था सब बोल दिया। आंख खुली तो सामने वाला भी हंस रहा था, तुम भी हंस रहे थे। तुम इसलिए हंसे कि मैंने तो सब बोल दिया, लग रहा है 2-4 आंसर सही लग गए, और सामने वाला हंस रहा है, कितना बेवकूफ है, ना मुझे आता ना इसको आता, पता नहीं क्या बता रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि इंजीनियर वो है जो कभी फ्रस्ट्रेट होता ही नहीं है, हमेशा एडवर्स सिचुएशन में ही इंजीनियर ने परफॉर्म किया है। इंजीनियर हमेशा तब परफॉर्म किया है जब उसमें प्रेशर आता है। जैसे बचपन की एक कहानी बताता हूँ मैं तुम्हें। एक कहानी थी, 3 लोग थे, एक डॉक्टर था, एक लॉयर था, एक इंजीनियर था। एक डॉक्टर, एक लॉयर, एक इंजीनियर। तो लॉयर से पूछा गया कि भाई ये एग्जाम टारगेट है और कितने दिन तुम पढ़ोगे कि तुम ये एग्जाम में क्वालिफाई कर जाओगे। तो लॉयर ने बोला कि सर मैं दिन रात पढ़ता हूँ। लॉयर तो बहुत पढ़ते हैं, दिन रात पढ़ते रहते हैं, कि मुझे कम से कम 6 महीने चाहिए इस एग्जाम को निकालने के लिए, जब मैं दिन रात पढ़ रहा हूँ, सिलेबस बहुत ज़्यादा है। फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर से पूछा भाई तुम कितने दिन में करोगे। डॉक्टर भी बहुत पढ़ता है। डॉक्टर ने कहा यार 4 महीने मुझे भी चाहिए, मैं दिन रात पढ़ूंगा तो 4 महीने। फिर इंजीनियर से पूछा, रजाई ओढ़ के सोया हुआ था, उठाया उसको, भाई तुम कितने दिन में कवर करोगे। उसने कहा डिस्टर्ब मत करो, एग्जाम कब है ये बताओ। मतलब 1 रात पहले ले आना, सिलेबस से मतलब नहीं है, पेपर एग्जाम की डेट से मतलब है। एक ही रात पढ़ता हूँ मैं, जो मर्जी क्वालिफाई करवा लूँ। कहने का मतलब है इंजीनियर, अगर तुम कभी फ्रस्ट्रेट हो तो दोबारा अपनी डिग्री उठा के देखना इंजीनियर हो कि नहीं।